तुम सब पहले भी पढ़ चुके हो, स्टिल एक रीकैप। अकाउंट्स की 11th की बुक पूरी कैसी थी? बिजनेस लैंग्वेज को हमने समझा कि अकाउंट्स करते कैसे हैं। आई एम रश्मि CS हैविंग AC, याद है? आई एम रश्मि CS हैविंग AC। हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर हम क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे। कहाँ पर रिकॉर्ड करते थे? जर्नल में। फिर हम क्लासिफाई करते थे। कहाँ करते थे? लेजर में। फिर हम समराइज करते थे। कहाँ करते थे? ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर हम एनालाइज करते थे और हम कम्युनिकेट करते थे। ये हम पूरी 11th में पढ़ के आए हैं। 11th की बुक के बाद क्या लिखा हुआ था? डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। लास्ट के 2 चैप्टर याद है कि हमने जर्नल एंट्री पास करनी सीख ली थी, फिर हमने लेजर बनाने सीख लिए थे, हम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। किसका बनाते थे? सोल प्रोप्राइटरशिप का। किसका बनाते थे? क्या हमारे पास एक ही फॉर्म होती है बिजनेस की? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या हमारे पास एक ही फॉर्म होती है सोल प्रोप्राइटरशिप? नहीं। बिजनेस स्टडी में पढ़ा था ना कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक हिंदू फैमिली का पढ़ा था ना। एक बात बताओ, ये सोल प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस चला रहा है और ये पार्टनरशिप से चला रहा है और थर्ड कंपनी से चला रहा है, क्या अकाउंटिंग सेम रहेगा? द आंसर इज यस। जर्नल एंट्री वैसे ही पास करेंगे, वैसे ही लेजर करेंगे, वैसे ही ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब ट्रेडिंग पे आ जाओ। हम क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, नहीं बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता था हमारा? क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट ये डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करके निकल जाता था, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता था गर्वित? ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाता था? पीएल के डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, हर्षा निकलता था। फिर यहाँ पर क्या आता था? सारे करेक्ट। ये प्रॉफिट को क्या करते थे? ये प्रॉफिट को क्या करते थे? घटाता था ना कि प्रॉफिट मेरा मान ले 12 लाख है और ये खर्चे मेरे 4 लाख हुए, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? ये नेट प्रॉफिट किसका होता था? हमारा। सोल प्रोप्राइटर का। सारा का सारा पैसा मेरा, क्योंकि बिजनेस कौन चला रहा है? क्या ये प्रॉफिट बढ़ता था? क्या ये प्रॉफिट बढ़ता था हर्षा? हम इसी के बाद बैलेंस शीट बनाते थे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल में ये पूरा नेट प्रॉफिट हमारा हो जाता था, राइट? राइट? बट नाउ इन 12th we will going to analyze in depth. 11th में हम बेसिक करके आए थे। 11th में हम क्या करके आए थे? बेसिक्स। 11th में हमें पता ही नहीं था कि अकाउंट्स होती क्या है, अकाउंट्स एक बिजनेस लैंग्वेज होती है। ये ही नहीं पता था कि अकाउंट्स करते क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं। तो इसीलिए हमने एक फॉर्म पढ़ी, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। बट इन 12th we are having 3 books. We are having 3 books. Book 1, Book 2 एंड इसको हम कहते हैं एनालाइजिंग वाली बुक, एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम अपनी आम भाषा में बुक 3 का नाम दे देते हैं। बुक 1 इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। वो कहते हैं तुम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ के आए हो 11th में, उतना कंप्लीट हो गया, अब तुम एक लेवल बढ़ो, अब तुम पार्टनरशिप पढ़ोगे। बुक 1 इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। बुक 2 इज ऑल अबाउट कंपनी। वो कहता है तुमने जर्नल एंट्री तो सीख ली, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में तो तुम जर्नल एंट्री कर लोगे, बट कंपनी में सबसे अलग चीज क्या होती है? रेंट होएगा, सैलरी होगी, वो तो उसमें भी हो रही है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी हो रही है, पार्टनरशिप में भी हो रही है। बट क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं? नहीं होते ना। तो वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट कंपनी। वो कहता है इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, कंपनी के क्या बनेंगे?
हम कहते हैं ना समराइज के बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज कैसे करेंगे वो हम इस पूरी बुक में पढ़ेंगे, बुक 3। समझ आया? बुक 1 is of 36 marks, book 2 is of 24 marks and book 3 is of 20 marks. Done? Book 2 having only 2 chapters, one is shares and one is debentures. Right? Done? We are going to start book 1, chapter 1, fundamental of partnership firm. Done? अब पहले सिंगल ओनर कौन थी गर्वित? मैं। अब हम पार्टनर कौन है? मैं, तू और नैतिक। हम तीनों ने क्या कर ली? पार्टनरशिप। जर्नल एंट्री वैसी होगी जैसे हमने सीख के आए, फिर हम लेजर भी वैसे ही बना लेंगे। हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, ट्रायल बैलेंस के बाद हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमने क्या बनाया? अब ये नेट प्रॉफिट 8 लाख रखा है, चेयर पे नेट प्रॉफिट 8 लाख रखा है। मैं गर्वित और नैतिक बहस कर रहे हैं ये 8 लाख कैसे बटेगा। पहले तो किसका था? सिर्फ मेरा। अब किसका है? 3 का। तो हमें बांटना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? सबकी कैपिटल अलग अलग है। पहले तो एक की कैपिटल में थी, एक की कैपिटल पूरी ले गया। क्या अब अलग अलग नहीं है? क्या मैं, गर्वित और नैतिक हम तीनों अलग अलग नहीं बांटेंगे? तो बिफोर मेकिंग बैलेंस शीट आफ्टर पीएल अकाउंट वी आर गोइंग टू मेक PL appropriation account. You are going to make PL appropriation account. And as per English, appropriation का मतलब क्या होता है? Appropriate करना मतलब distribute करना। Appropriate करना मतलब distribute करना। हम कहते हैं हम क्या बनाएंगे? PL appropriation account. PL अकाउंट ये क्या होते थे? These are indirect expense। और ये प्रॉफिट को क्या करते थे? They are charge against profit। याद करा था हमने, इसका मतलब समझा था। What do you mean by charge against profit? These are correct, charge against profit। लास्ट क्लास में सीखा था ये प्रॉफिट को क्या करते हैं? घटाते हैं। अब ये नेट प्रॉफिट यहां उतारूंगी मैं, बाय पीएल अकाउंट ब्रैकेट में लिखा नेट प्रॉफिट 8 लाख। अब ने कहा आजा बेटा, यहाँ गर्वित बैठा है, यहाँ नैतिक बैठा है और यहाँ मैं बैठी हूँ। शट द डोर। अब हम डिसाइड करेंगे अब इस 8 लाख को हम कैसे बांटेंगे। कैसे भी बांट लें? नो। The answer is no. We are going to follow partnership deed. We are going to follow partnership deed. What do you mean by partnership deed? It's an agreement. It can be oral, it can be written. A oral partnership deed is also valid. Preferable क्या होता है कि deed हमेशा written में हो, but अगर oral भी है तो चलेगा। written में हो तो preferable क्यों होता है? We can go to the कोर्ट। इट इज एक्ट एज ए एविडेंस। एविडेंस हमारे पास प्रूफ है कि हमने काम किया था, हमने बातचीत की थी, हमने कहा था, बात हुई थी मेरी गर्वित और नैतिक की कि मुझे सैलरी मिलेगी। अगर बात हुई थी तो सैलरी, अगर बात हुई थी तो कमीशन, अगर बात हुई थी तो आईओसी, अगर बात हुई थी तो आईओडी देना पड़ेगा। आईओसी इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आईओडी इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड व्हाट इफ मैं, गर्वित और नैतिक बेस्टेस्ट फ्रेंड, हमने कंपनीज हमने फर्म स्टार्ट कर दी, हम काम करे जा रहे हैं, अंत आ गया, 1 साल खत्म हो गया, अब हम अकाउंट्स करने बैठे हैं और कहते हैं इस 8 लाख को कैसे बांटे, और अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि ऐसा करते सैलरी मिल जाए। और मैं तो नहीं दूंगी सैलरी। हमने क्या स्टार्टिंग में डीड बनाई? ओरल ही सही बनाई, एंड में अगर डीड नहीं है तो इफ देयर इज नो डीड, डीड इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होता है? क्लॉज। एग्रीमेंट में क्या होता है? क्लॉज। एक ऐसी डीड होती है, इट इज डीड, इट कैन बी सेल्स डीड, परचेज डीड। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। और यहाँ पर कौन सी डीड है? यहाँ पर कौन सी डीड है? पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर कौन सी डीड है? पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे लिखेंगे कि नेम क्या है? रश्मि, गर्वित, नैतिक, फर्म, फर्म का नाम लिख दिया,
एड्रेस लिख दिया कि उनकी ना PSR क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR 3:1 रहेगी, ठीक है। सैलरी तीनों को 10,000 ईच मिलेगी पर मंथ। मैंने क्लॉज डाल दिए, क्या डाल दिए, क्लॉज मीन्स द पॉइंट, द टर्म्स एंड कंडीशंस, कि मेरी नैतिक और गर्वित की अगर व्हाट यू आर राइटिंग, व्हाट यू आर डूइंग, यस, you will going to have all the terms and condition written on the partnership deed. It will going to sign by all of 3 partners. Yes. जैसे आपने बताया कि एक बंदा सैलरी लिमिट से मना कर देता है, अगर आपस में सॉर्ट करता है तो वहाँ ओवरऑल है तो कुछ भी कर लेना। सेपरेट लीगल एंटिटी बताई थी ना, दोबारा रिपीट करूं, कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, कानून की नज़रों में, लीगल की नज़रों में कंपनी अलग है और डायरेक्टर्स अलग है, बट कानून की नज़रों में पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म से अलग नहीं होते। हाँ, अकाउंटिंग व्यू से अलग होते हैं, याद है हम अकाउंटिंग व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ के आए हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटर अलग है और काम अलग है। हम एंट्रीज किसके एंगल से करते थे, बिजनेस के एंगल से ना, सेपरेट एंटिटी फर्स्ट एग्जम्पशन, याद है, सेपरेट एंटिटी होती है। ऐसे ही पार्टनरशिप की अकाउंटिंग व्यू से सेपरेट एंटिटी है, बट लीगल व्यू से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। अगर मैंने कोई झोल करा है तो मेरे पर्सनल एसेट्स अटैच होंगे, मेरे पर्सनल एसेट्स को बेच के वो कर लेंगे, सेटल कर लेंगे। बट अगर कंपनी है मेरी, एज अ फर्म रजिस्टर नहीं हूँ मैं, एज अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं हूँ, एज अ कंपनी रजिस्टर हूँ, तो मैं अलग और मेरी कंपनी अलग। कंपनी में कुछ झोल झाल हुआ है, कंपनी में कुछ कैश पैसा चाहिए, तो मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मेरी ज्वेलरी टच नहीं होगी, मेरे पर्सनल एसेट्स टच नहीं होंगे, क्योंकि कानून की नज़रों में कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है और मैं एक सेपरेट एंटिटी हूँ। बट पार्टनरशिप में पार्टनर्स और पार्टनर्स की फर्म सेपरेट एंटिटी नहीं है लीगली, बट अकाउंटिकली अकाउंट के एंगल से अलग है। यस, पक्का। एक चीज और, अगर मेरी कंपनी डूब गई, मैंने लोन ले रखा है और सब कुछ मेरे एसेट्स देने के बाद भी वो पैसा पूरा वसूल नहीं हो रहा, फिर बैड डेट्स होता है लोन का। यही तो हुआ था विजय माल्या का। किंगफिशर था, किंगफिशर के प्लेन उड़ते थे, विजय माल्या ने 9,000 करोड़ का लोन ले रखा था। कितने का, 9,000 करोड़। प्लेन में बेच के ये सब करके भी उसका 9,000 करोड़ बैंकों का फुलफिल नहीं हुआ। तो विजय माल्या के पास का 9,000 करोड़ नहीं थे, बट लीगली वो उनके टच, पर्सनल एसेट्स को टच नहीं कर सकते थे। हाँ, बाद में ये बात आई थी, विजय माल्या कह रहा था ठीक है मैं 9,000 करोड़ देने के लिए रेडी हूँ, बट वो बैंक वाले कहते हैं हमें ब्याज भी चाहिए इसके ऊपर, जो भी बनता था ज़्यादा वो कर रहे थे, ब्याज से भी गए, असल से भी गए। आज तक विजय माल्या इंडिया में थोड़ा ना रह रहा है, छुपा है कहीं, उखाड़ लो क्या उखाड़ लो। तो 9,000 करोड़ वो देने के लिए रेडी था, जिसमें से 6,000 करोड़ या 6,500 करोड़ सिर्फ SBI के थे, और छोटे छोटे येस बैंक, HDFC, इन सबके 100 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ थे, टोटल 9,000 करोड़ थे। किंगफिशर जब डूबी, अब किंगफिशर प्लेन अलग है, एल्कोहल वाला अलग है, जो भी बिजनेस अलग है, क्योंकि उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, कोई किसी को टच नहीं कर सकता। मैं अलग हूँ, तू अलग है, हर्षा अलग है, आकाशी अलग है, यशिका, सब अलग अलग है ना, सेपरेट एंटिटी है ना। तूने कोई झोल करो तो कोई मेरी गर्दन थोड़ा ना पकड़ेगा, समझ आया, क्लियर। आगे बढ़ू, पार्टनरशिप डीड समझ आई, पार्टनरशिप डीड समझ आई, क्लॉजेस समझ आए। क्लॉज मीन्स, मैम मुस्कान मैम, क्लॉज मीन्स टर्म्स एंड कंडीशन। बाहर जाके देखना कौन इतना बोल रहा है, उनको बोलो प्लीज शो मत करो। टर्म्स एंड कंडीशन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हम अपनी डीड में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हैं, हम अपनी डीड में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लिख सकते हैं। व्हाट इफ हमने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, नो पार्टनरशिप डीड, अब क्या होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, ना कोई सैलरी मिलेगी, ना कोई, नो सैलरी, नो कमीशन, नो IOC, नो IOD, PSR should be equal
इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा। अब एक और पॉइंट आता है दैट इज लोन बाय पार्टनर। लोन। दो लोन होते हैं, लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर। लोन बाय पार्टनर एंड लोन टू पार्टनर। 11th को याद कराती हूं, ये बैलेंस शीट है, ये एसेट्स है, ये लायबिलिटीज है। क्या कोई मुझे फर्क बता सकता है लोन टू पार्टनर एंड लोन बाय पार्टनर विद लॉजिक? लोन बाय पार्टनर लायबिलिटी है क्योंकि हमें उसको वापस देने हैं, और लोन बाय पार्टनर, मैं पार्टनर हूं, मैं नैतिक और गर्वित, हम तीनों पार्टनर हैं, और ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, फर्म 1 2 3 ABC, हम पार्टनर हैं। हमने लोन दिया इसको, ये लोन दे दिया, दैट इज लोन बाय पार्टनर। तो फर्म के लिए क्या है, टेंशन, लायबिलिटी, क्या है, टेंशन, लायबिलिटी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लोन बाय पार्टनर। अब ये फर्म है, इस फर्म ने लोन दिया गर्वित को, तो ये क्या हो गया, लोन टू पार्टनर, लोन एडवांस जिसे कहते हैं। ये इसके लिए क्या होएगा, ये इसके एंगल से क्या रहेगा, एसेट, क्या रहेगा, एसेट, क्योंकि इसने लोन पैसा दिया है ना, इसको टेंशन खाएगी, इसको तो पैसा दे रखा है, दे दे, डन। ये मैं क्यों समझा रही हूं इतना डीप में, लोन टू पार्टनर। गाइस, जब डीड नहीं होती तो लोन बाय पार्टनर का 6% पर एनम है। पेपर में पता है क्या करते हैं, लोन देख लेते हैं, पार्टनर दे रख लेते हैं, हम खुश 6% पर एनम ब्याज, भाई ये तो देख ले लोन दिया है लिया है। समझ आया? ये सिर्फ लूप इतनी ही क्वेश्चंस में आपके स्कूल में सबसे पहले यहीं पर अटकाएंगे हर्षा। लोन टू पार्टनर है तो ब्याज हम ले नहीं सकते। अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है गर्वित, डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है और हमने लोन दिया था पार्टनर को, अब वो कहे, फर्म कहे, पार्टनर मैंने तेरे को लोन दे रखा है 2 लाख का, तो मुझे ब्याज दे दे, और पार्टनरशिप डीड है नहीं, तो तुम 6% पर एनम पे ब्याज ले लोगे? द आंसर इज नो। अगर नो डीड होती है तो नो कमीशन, नो सैलरी, नो आईओसी, नो आईओडी, पीएसआर इक्वली एंड लोन बाय पार्टनर। अगर पार्टनर ने हमें लोन दिया है तो हम उसे कितना ब्याज देंगे? 6% पर एनम। पर एनम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लोन दिया है तो हम कोई लोन नहीं देते। अगर डीड नहीं है तो हम उससे ब्याज नहीं ले सकते, ठीक है? अगर डीड है तो डीड में तो 10% लिख, 12% लिख, 18% लिख, 20% लिख, वो फॉर्म की डील होती है। क्या तो कोई लोन टू पार्टनर को पॉइंट नहीं लिखना? नहीं। लोन टू पार्टनर में कोई ब्याज होता ही नहीं, मतलब जो फॉर्म होती है ब्याज नहीं लेती। और जब अगर डीड नहीं है तो, अगर डीड में लिखा है कि मैं ब्याज लूंगी तो मैं लूंगी। तो ये जो सारे हम अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो ये फॉर्म की नजरिए से बनाते हैं, पार्टनर की। फर्म की हमने 11th में भी किया था, जब सोल प्रोप्राइटरशिप है और फर्म है तो हम किसकी नजरिए से, किसके एंगल से, किसकी साइड से करते थे? सेपरेट एंटिटी है ना, तो फर्म की साइड से करते थे, तभी तो जो हम कैपिटल दे रहे हैं तो फर्म उसको क्या लेती थी, एज अ लायबिलिटी, एज अ लायबिलिटी कि उसको वापस करनी है, एज अ इंटरनल लायबिलिटी। याद है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। मैंने और कोमल मैम ने परफेक्ट क्लासेस पार्टनरशिप में करा है, तो जो हमने पैसा दे रखा है, हमने अपना पैसा लगा रखा है, वो परफेक्ट क्लासेस का क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। क्या है? इज एम क्लियर? इज एम क्लियर? वो वापस देगी आपको? हाँ, जब हम करते हैं और जब हम वाइंड अप, मान लो कोई 20 22 25 साल से पार्टनरशिप चल रही है, अभी हम ये भी सीखेंगे पार्टनरशिप के नेक्स्ट 3rd 4th 5th चैप्टर में, ये भी सीखेंगे जब वो जाता है तो हम उसकी कैपिटल वापस देते हैं। वो भी अभी 12th में है, चैप्टर ही यही है, सिर्फ पार्टनरशिप को कैसे भी तोड़ मरोड़ ले, हम सब सीखेंगे इस बुक में। इज एम क्लियर? मैं छोटी छोटी जो बातें क्लियर कर रही हूँ वो पेपर में आती है, उससे अटकते हो तो याद रखना है। हाँ, 6% ये फिक्स्ड है, अगर पार्टनरशिप डील होगी तो। करेक्ट, 6%, सिर्फ 6%, करेक्ट। पर एनम मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि व्हाट इफ पार्टनर ने हमें अक्टूबर में लोन दिया तो हमें 6% पर एनम का है तो 6 ही महीने का देंगे। डन, दिस इज फिक्स्ड, आप ऑल्टर नहीं कर सकते। अगर आपको ऑल्टर करना है तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, पार्टनरशिप डीड। अभी ये भी क्वेश्चन आएगा, चाहे उसने लोन बाय पार्टनर, मतलब अगर उसने 6 महीने का लोन दिया है तब भी हम 6% ही लेंगे उससे इंटरेस्ट। 6% पर एनम है ना, तो मान लो उसने 1 लाख 6 महीने का दिया,
तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 6 महीना, 8 महीने का है तो मल्टीप्लाई बाय 8 महीना, 4 महीने का है तो 4 महीने, जितना लोन लिया है, जब लोन दिया है लोन की डेट लिखी होगी ना तो उसके हिसाब से, डेट के हिसाब से करेक्ट, यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द डेट विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, राइट, डन। आगे बढ़ू, इतनी बात समझ आ गई, लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर और कैसे करते हैं, 6% इज फिक्स्ड। अब ना क्वेश्चन में लिखा होगा कि ना 6% हमारी डीड नहीं है और ना बाहर मार्केट का रेट 18% है, बाहर मार्केट का रेट कितना है, तो कितना दोगे, तो भी हम कितना देंगे, बाहर मार्केट का रेट कुछ भी हो, अगर तुमने डीड नहीं बनाई तो तुम्हें कितना देना पड़ेगा, सॉर्टेड, डन। आगे बढ़ू, तो नो सैलरी, नो कमीशन, नो आईओसी, नो आईओडी, पीएसआर इक्वल रहेगी। गर्वित कह रहे ये क्या मतलब है, पीएसआर इक्वल कैसे रहेगी, मैंने 2 करोड़ लगाया है, दोनों ने 1-1 करोड़ लगाया, मुझे ज्यादा दो, कैपिटल मेरी ज्यादा है, आई हैव इन्वेस्टेड 2 करोड़, दे बोथ हैव इन्वेस्टेड 1 करोड़, आई नीड ज्यादा पीएसआर, ऐसा नहीं होगा। जो ये अब बोल रहा ना पहले बोलता, डीड में बोलता, इररिस्पेक्टिव तुमने कितनी कैपिटल लगाई है, इररिस्पेक्टिव तुमने कितना भी काम करा है, अगर डीड नहीं है तो द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। इज एम क्लियर? डन। लास्ट क्या था, कंसेंट, लास्ट क्या था, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इफ वी हैव टू टेक एनी डिसीजन। मैं, गर्वित और नैतिक, हम कितने पार्टनर्स हैं, 3, और हमें कोई भी डिसीजन लेना है, किसकी कंसेंट चाहिए, सबकी। बट अगर मैं इसमें लिख देती, अगर मैं इसमें लिख देती, इफ एनी डिसीजन इज टेकन कंसेंट ऑफ 50% इज रिक्वायर्ड, एंड वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, मैं और नैतिक एग्री है, गर्वित एग्री नहीं है, बाहर में जा, हम 50% हो रहे हैं, हम कर लेंगे। अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा तो, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो किसकी कंसेंट चाहिए, सबकी, कोई भी डिसीजन के लिए। डन, सॉर्टेड। If there is no deed, then no salary, no commission, no IOC, no IOD. Profit sharing ratio should be equal. The loan by partner, the interest rate should be 6% per annum, and the consent of all is required if you have to take any decision. इसके अंदर एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो इस साल भी है और हर साल बोर्ड के पेपर में आता है, दैट इज लोन एंड रेंट टू पार्टनर्स। वो आज की क्लास में कवर नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी आप फिलहाल तुम नोट्स निकाल लो। मैम नोट्स निकालिए, नोट्स निकालिए। नोट्स का फर्स्ट पेज, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप? पार्टनरशिप कोई भी पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा, कोई भी पर्सन या एसोसिएशन ज्वाइंट हैंड टुगेदर टू वॉक ऑन अ कॉमन पाथ। मैं, गर्वित और नैतिक, हम तीनों ने हाथ थामे कि हम एक कॉमन पाथ पे चलेंगे, चाहे मैं काम करूंगी, इन दोनों, हम तीनों के लिए सिर्फ मैं काम कर रही हूँ, या हम तीनों के लिए सिर्फ और सिर्फ गर्वित काम कर रहा है। मैं आती भी नहीं हूँ, हमने पढ़े है ना, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, पार्टनर बाय स्ट्रोकल करते हैं ना। जो नीचे की लाइन लिखी हुई है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब हम तीनों एक दूसरे में आपस में प्रिंसिपल्स भी और आपस में एजेंट्स भी हैं, राइट? पक्का? सो व्हाट इज पार्टनरशिप? जब 2 और 2 से ज्यादा पर्सन या एसोसिएशन ज्वाइंट हैंड टुगेदर टू वर्क ऑन अ कॉमन पाथ बाय शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस विद एन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। Note, from accounting view, partnership is a separate business entity, but from legal view, it is not a separate legal entity. मैं सिर्फ पढ़वा रही हूँ इंग्लिश में, जो मैंने अभी हिंदी में तुम्हें समझाया है, एग्जाम्पल्स दिए वो मैंने इंग्लिश में पढ़वा रही हूँ। If you have any doubt, you can ask. Therefore, partners की liabilities are unlimited और उनके personal assets can be attached to meet the partnership deficit. अभी समझाया कि अगर नहीं हुआ पूर्ति तो मेरे पर्सनल एसेट्स को बेच के वो पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी है वो फुलफिल कर सकते हैं, इसलिए हमारी लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड। डन। नाउ पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में होता है। इट कैन बी ओरल और रिटन। हाँ, प्रेफरेंस दी जाती है कि रिटन एग्रीमेंट हो। इट कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। अभी मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन एंड क्लॉजेस। Partnership like details of partners and firm, place, nature, profit sharing ratio, IOC, IOD, capital contribution, settlement of disputes, interest on loan, salary information, commission information, etc. सारे के सारे clauses, सारे के सारे terms and condition रखी जाती हैं. It is a legal document signed by all the partners. AR means always remember. हमेशा याद रखना. It is not mandatory to register the partnership firm, but
or to have the partnership deed, but it is advisable to have it to be on the safer side as it is a good evidence in court also. कुछ समझ इस ऐसा कुछ जो मैम आपने नहीं समझाया हो ना, या ना समझ आया हो, समझ आया? नेक्स्ट इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड, हाँ पार्टनरशिप में जैसे हम तीनों की कुछ ऐसी है जो हमें लिखनी है, लेकिन ऐसा कुछ होता है जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट ना करे। पार्टनरशिप डीड को रूल ही कौन करता है? पार्टनरशिप एक्ट। अभी लिखा है ना, देखो सेक्शन 4 पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। एक्ट क्या होता है? कंपनीज एक्ट है ना, क्या होता है? ये लीगल गवर्नमेंट ने बना रखा है, अगर कंपनी एक्ट है तो कंपनी इसके अकॉर्डिंग ही चलेगी, ऐसा ही करेगी, समझ आया? नेक्स्ट, इफ देयर इज पार्टनरशिप डीड, अगर तो तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता किसी क्लॉज पे, समझ आया? तुम कुछ भी कर लो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, ऐड एनी क्लॉज, कोई भी क्लॉज लिख लो, वो वैलिड है क्योंकि तुमने डीड बनाई है, तुमने अपना एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट में तो कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारा वैलिड है। बट इफ देयर इज नो डीड, या डीड तो है बट उस क्लॉज के लिए कोई डीड नहीं है, मैं मतलब डीड मैंने बना ली, सारी पॉइंट लिख लिया, और आईओडी लिखना, आईओडी के लिए कोई क्लॉज नहीं है, मैंने डीड है बट मेरे पास आईओडी का कोई क्लॉज नहीं है, और बाद में घर में तो बहुत पैसा निकाला था मेरे को और नैतिक को चुल 20 लाख निकाल रखे हैं, 20 लाख ठीक है, थोड़ा ना ब्याज चाहिए, गर्वित ब्याज दे हमें, गर्वित कहेगा डीड में है नहीं, तो हम उससे ब्याज, नो आईओसी नो आईओडी। इफ देयर इज नो क्लॉज इन अ डीड, देयर इज अ डीड, मैंने बता रखा है सैलरी इतनी मिलनी है, कमीशन इतना मिलना है, या मैंने बता रखा है आईओसी इतना मिलना है, आईओडी इतना मिल रहा है, सैलरी इतनी, सब कुछ बता रखा, बट मैं कमीशन लिखना, देयर इज नो क्लॉज, देयर इज नो पॉइंट फॉर द कमीशन। मैं बाद में कहूँ भाई सेल्स तो पूरी सेल्स मैंने करी है, एक साल तुम्हारी 16 करोड़ की सेल्स मैंने करी है, मुझे कमीशन चाहिए 2%, कमीशन नहीं मिलेगी। इतनी बात समझ आई है? वो ब्रैकेट में जो मैंने लिख रखा है, इफ देयर इज नो डीड और डीड इज साइलेंट फॉर अ पर्टिकुलर क्लॉज, अगर पर्टिकुलर क्लॉज पे डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट एंड शेयरिंग इक्वल रहेगा, नो सैलरी नो कमीशन नो आईओसी नो आईओडी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम इवन इफ देयर इज अ लॉस, ये पॉइंट हाईलाइट कर लो, इवन इफ देयर इज अ लॉस, आगे भी पढ़ाऊंगी क्यों हाईलाइट करा है। कंसेंट ऑफ ऑल इज रिक्वायर्ड, डन डन डन, पढ़ाऊं आगे? जो मैंने अभी तक पढ़ाया था वो मैंने नोट्स में से समझ आ गया, कुछ ऐसा जो ना समझ आया हो ना, थोड़ा मेस्डअप लग रहा है, मैं क्लीन करके बनाऊं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आया हमारा गर्वित? ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ उतरता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं, इन एक्सपेंस को क्या करते हैं? कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की हिंदी क्या होती है? प्रॉफिट को घटाता है, और ये प्रॉफिट को बांटता है, ये प्रॉफिट को बांटता है, और ये प्रॉफिट को घटाता है। ये 8 लाख मैं, गर्वित और नैतिक है, मान लो कोई डीड नहीं है, मान लो कोई डीड नहीं है, सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, आईओसी आईओ कुछ मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? इसे पीएसआर इक्वल में बांट देंगे, पीएसआर इक्वल में बांट देंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू रश्मि, गर्वित, नैतिक और 6 लाख, अगर कोई डीड नहीं है तो। व्हाट इफ डीड है? व्हाट इफ डीड है? मेरी डीड है ना, अब ये 8 लाख बटेंगे, 8 लाख क्या होंगे? 8 लाख में से सबसे पहले गर्वित आया, मेरी सैलरी दे दो, मैंने कहा डिसाइड तो ये होता सैलरी तो तीनों को मिलेगी 10,000 रुपये पर मंथ, डिसाइड तो ये हुआ था 10,000 पर मंथ पर बंदा मिलेगी, तो हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट गर्वित 10,000 इंटू 12 1,20,000, रश्मि नैतिक 1,20,000, 1,20,000, तो 3,60,000 मेरी क्या चली गई? सैलरी। 8 लाख में से 3,60 क्या चली गई? सैलरी। समझ आया? ऐसे यहाँ पर क्या चली जाएगी? कमीशन, जिसको भी कमीशन जानी है, मान लो रश्मि को जानी है, तो 40,000 क्या चली गई? कमीशन। आईओसी और आईओडी के लिए कोई क्लॉज नहीं था, अगर होता
तो कहाँ आता IOC? यहाँ। और IOD यहाँ आता। हमें IOD देना होता है या IOD फॉर्म को लेना होता है? यस यशिका, लेना होता है ना। तो कहाँ आएगा? यहाँ। मेरी कैपिटल घटेगी, मेरी कैपिटल घटेगी ना, मेरी कैपिटल घटेगी ना, तो यहाँ आएगा IOD, आर का, गर्वित का, नैतिक का। समझ आया? अब एक वर्ड आता है जर्नल रिजर्व। क्या आता है? हम क्या कहते हैं उसको? गुल्लक। क्या कहते हैं? रिजर्व्स आर गुल्लक। अगेन आई विल गोइंग टू गिव यू द सेम एग्जांपल। किसी ने वो देखी है, मुझसे शादी करोगी मूवी? देखी है? आई विल शेयर यू। वो आता नहीं है सलमान खान आधा आधा कर दे, एक साइड, एक कमरे के एक में सलमान खान रहता है और एक में अक्षय कुमार रहता है, याद है? बहन की पढ़ाई। करेक्ट। उसने गुल्लक मंदिर लगाया होता है और 4 गुल्लक या 3 गुल्लक रखे थे, बहन की पढ़ाई, माँ की आंख का ऑपरेशन, प्रसाद, याद है? और सेविंग्स, याद है कुछ? यानी वो जो कमा के लाएगा उसमें से कुछ क्या रखेगा? रिजर्व में। क्या रखेगा? रिजर्व। जर्नल रिजर्व्स आर गुल्लक। जर्नल रिजर्व्स आर गुल्लक। कंपनी भी कहती है यार वाओ मैंने 8 लाख कमाए हैं, इसमें से 10% तो सबसे पहले कहाँ रख? इसमें 10% कहाँ रख? गुल्लक में। इस नेट प्रॉफिट का 10% मैं क्या करूंगी? गुल्लक में डाल रही हूँ। गुल्लक का रिजर्व्स, जर्नल रिजर्व्स। कि कभी कुछ रिटेन्ड अर्निंग पढ़ा है तुमने 11th में? व्हाट आर रिटेन्ड अर्निंग? थोड़ा प्रॉफिट में साइड पे। तो वो क्या होता है? जर्नल रिजर्व्स। क्या होता है? मैं हर साल, हम भी इंस्टीट्यूट में हर साल कुछ रिजर्व्स में रखते रहते हैं। 5 साल बाद मुझे कुछ बड़ा करना है, आई नीड मनी, मैं रिटेन्ड अर्निंग नहीं यूज कर लेती। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? जर्नल रिजर्व, सेविंग्स, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। कुछ मिक्स कर रही हूँ मैं जस्ट प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, रेक्टिफाई नहीं करा सकती। जर्नल रिजर्व समझ आया कि मैम अपने ही प्रॉफिट में से मैंने कुछ प्रॉफिट सेट असाइड रख लिया, जर्नल रिजर्व कर लिया। और कुछ होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स। क्या होते हैं? अभी मुझसे शादी करोगी का जो एग्जाम्पल हुआ वो मैंने बताया ना, तो सिर्फ स्पेसिफिक रिजर्व नहीं बता रखे थे कि तो सिर्फ बहन की पढ़ाई के लिए यूज करूंगा। गर्वित मेरे को देख लो, उसमें जो भी देख रहे हो आप मत देखो, बाद में देख लेना घर जाके। आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। डन? कुछ होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स। ये तो जनरल रिजर्व हो गए। स्पेसिफिक रिजर्व मतलब सब पढ़ेंगे हम। 11th में हमने पढ़ा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पढ़ा था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये वो वाली होगी माँ की पढ़ाई, बहन की, माँ की बीमारी और बहन की पढ़ाई माँ करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गए? स्पेसिफिक रिजर्व्स। क्या हो गए? कि यार मैं तो गुल्लक में इसमें भी पैसा डालूंगी। डन? जनरल रिजर्व समझ आया? जब ये 8 लाख आया गर्वित, जब ये 8 लाख, तुझे पता है बहुत अच्छी लिपसिंग पढ़ती हूँ, मुझे पता है, मैं बताऊं तुझे क्या बोला? मैं आई कैन टेल यू। ये क्या है? 8 लाख। ये क्या है? अच्छा सबको गर्मी तो नहीं लग रही? मैंने पंखे बंद करके हैं, तुझे लग रही है ना? ना मैरी मच्छर भी बहुत मच्छर लग रहा है। मैम आप वो चला दो प्लीज, सफोकेशन। आप वो चलाओ पहले। 8 लाख में से मैंने क्या क्या देना है यहाँ पर? सैलरी, कमीशन, आईओसी और गुल्लक रिजर्व्स। इन 4 के अलावा कुछ भी यहाँ पर कभी नहीं आता। जो पार्टनर को देना होता है वो आता है। तुम में से किसी के मन में ये आ रहा है मैम लोन पे ब्याज देंगे, लोन पे क्या देंगे? वो भी तो किसको दे रहे हैं? तो वो आना चाहिए यहाँ पर। उसकी बहुत लंबी क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास। वो यहाँ पर क्यों नहीं आएगा? जब आप ये कह रहे हो कि इस 8 लाख में से मैम वो पैसे देना मुझे नकली, वो जो 8 लाख मेरे पास रखे हैं और वो मुझे बांटने हैं, वो 8 लाख किसको बंटते हैं? वो 8 लाख किसको बंटते हैं? वो 8 लाख किसको बंटते हैं?
पार्टनर्स को ये 8 लाख मेरे पास है, ये मैंने एज अ सैलरी दे दिया, ये एज अ कमीशन दे दिया, ये एज अ मैंने आईओसी दे दिया। तो मैम आप जो ब्याज दे रहे हो लोन पे वो भी तो दो ना पार्टनर को, यहाँ पर वो क्यों नहीं दोगे? आई विल टेल यू रीजन यहाँ पर क्यों नहीं देंगे। अगर देने के बाद बच गया, 8 लाख प्रॉफिट था, 8 लाख में से हमने सैलरी, कमीशन, आईओसी, चलो गुल्लक भी बनाया हमने, रिजर्व भी बना लिया, ये बच गया, ये क्या है हमारा प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को क्या नाम देंगे? इसको तो ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, इसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। जो मेरा 8 लाख में से सैलरी, कमीशन, आईओसी और रिजर्व्स बट गया, और चलो हम कहते हैं इतना मेरे पास आईओडी आ गया, इतना मेरे पास आईओडी आ गया, 8 लाख में इतना मेरा आईओडी आया, तो मेरा मान लो 8,60,000, तीनों से मेरा 20-20 हज़ार मान लो आया, हाइपोथेटिकल केस ले, 20-20 हज़ार मेरा आ गया, तो मेरे पास 60,000 हो गया। तो मेरे पास कितना आया? 8,60,000 आ गया। 8,60,000 में से मेरा मोटा मोटा 5 लाख चला गया, तो कितना बचा? कितना बचा? ये 3,60,000। कितना बचा? 3,60,000। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसे क्या कहते थे? इसे क्या कहते थे? और इसे क्या कहेंगे? अगर डीड ना हो तो फिर कितनी सैलरी देनी है पार्टनर्स को, कैसे पता चलता है? कितनी सैलरी? नो सैलरी। वो कमाएंगे क्या? प्रॉफिट शेयर पूरा का पूरा 8 लाख किस में बढ़ जाएगा? 3-1 में, 1-1 में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल, और पार्टनरशिप डीड है तो 3-1 में। ओके, समझ आया? समझ आया? अब ये बचा हुआ पार्टनरशिप डीड थी, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। क्या थी? पार्टनरशिप डीड क्या थी? कम्बल में मारे अभी। स्टारबक की कॉफी, तो स्टारबक की कॉफी मैम ऑर्डर करना, स्टारबक की कॉफी ऑर्डर कर दो। फिर तू सब ऐसा कर सकते, ले लिया ऑर्डर बुक कर। सुनो, अब ये क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। व्हाट इफ डिस्ट्रीब्यूट, अब ना पीएसआर के लिए कोई वो नहीं थी डीड, तो किस में बटेगी? 1:1:1। 8,60,000 क्या था हमारा नेट प्रॉफिट? क्या था? 8,60,000 क्या था हमारा नेट प्रॉफिट? 8,60,000 हो गया ना टोटल। 8,60 हो गया। 8,60 में से कितना यूज हो गया मेरा? 5 लाख। कितना यूज हो गया? 5 लाख। तो कितना बचा? 3,60,000। 3,60,000 मेरा क्या आ गया? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब ये किस में बटेगा? इफ देयर इज नो डीड, 1:1:1 में। तो यानी एक केक के कितने हिस्से होंगे? 3। एक केक के कितने हिस्से होंगे? 3। यानी 3 लाख, और केक कितने का है? 3,60,000 के 3 हिस्से होंगे, और सबको कितना कितना हिस्सा जाएगा? 1। कितना हिस्सा जाएगा? 1। तो यानी 1,20,000। अगर डीड थी 3:1 या 4:1 कुछ भी, 3:1, तो टोटल केक कितने हिस्सों में बटेगा? 6। 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो केक कितने हिस्सों में बटेगा? 6। यशिका केक कितने हिस्सों में बटेगा? 6। और एक को कितना मिलेगा? 3 हिस्सा। और फिर 3,60,000 का एक को मिलेगा 2 हिस्सा, और 3,60,000 को तीसरे को मिलेगा 1 हिस्सा। समझ आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? केक कटेगा और अकॉर्डिंग टू पीएसआर बटेगा, और अगर पीएसआर नहीं है तो इक्वल बटेगा। इज आई एम क्लियर अबाउट दिस? इज आई एम क्लियर अबाउट दिस? अब आज की क्लास में आज हम और नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में शायद इतना ही करा था करवित। मैंने लोन रेंट कुछ समझाया था नहीं ना? तो लोन रेंट अगली क्लास में करेंगे, फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग क्लास अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बैक अप।